कुर्सियाँ बदलती है, चेहरे बदलते हैं, कुर्सियों पर बैठने वाले चेहरे बदलते हैं और कुर्सियाँ भी कई सारे चेहरे बदलते हुए देखती है। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि कोई चेहरा जिस कुर्सी पर बैठा है वो वाकई में उसी कुर्सी के लिए बना है, या कुर्सी को भी लगता है कि जो चेहरा इस वक्त मुझ पर है मैं उसी के लिए बनी हूँ। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्तित्व से करवा रहा हूँ जिन्होंने आईआईटी किया है, एमटेक किया है और वॉर्टन स्कूल से एमबीए किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशंस में गोल्ड मेडल हासिल किया है। तब लगता है कि कोई रेलवे मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशंस या आईटी मंत्रालय इन्हीं के लिए बना है। जी हाँ, हमारे साथ हैं अश्विनी वैष्णव साहब, इन सारे मंत्रालयों के प्रभारी। और सर, आपके पास इतने मंत्रालय हैं तो मेरे पास आपको पूछने के लिए और बात करने के लिए भी बहुत कुछ है, लेकिन शुरुआत मैं उसी से करूँगा जो इस वक्त देश में कहते हैं कि डेटा इज़ न्यू ऑयल। एक बार शायद हमारी ज़िंदगी हर रोज़ खाए पिए बगैर चल जाए, उपवास कर ले, लेकिन डेटा के बगैर चलती नहीं। और डेटा के मामले में आपकी सरकार 5G रोल आउट करने जा रही है। ऑन अ लाइटर नोट, सब लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं 5G रोल आउट से। उम्मीद इस बात की है कि 5G रोल आउट होने पर कम से कम 2G, 3G और 4G तो अच्छा चलेगा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि किस तरह से आम कंज्यूमर्स की ज़िंदगी आसान होगी, अनुभव बेहतर होगा, और क्या 5G रोल आउट के बाद एक सस्ता और बेहतर डेटा, एक बढ़िया एक्सपीरियंस आम कंज्यूमर्स को मिलेगा। सर, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बिल्कुल, कभी कभी ऐसा लगता है जैसे वापस यूपीएससी का इंटरव्यू होने वाला है। ऐसे ऐसे विषय आप लेके आते हो और ओपनिंग भी ऐसी बॉल फेंकते हो कि बस। तो आपने जो विषय उठाया, देखिए, अगर हम 8 साल पहले की बात करें, टेलीकॉम सेक्टर एक ऐसा सेक्टर था जिसमें 2G का नाम लेते तो कुछ और ही याद आता था। लोगों ने क्या किया, क्या नहीं किया, वो सब चीज़ें ध्यान में आती थी। पिछले 8 वर्षों में देश ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में टेलीकॉम सेक्टर को एक डाइंग सेक्टर से निकाल के आज एक स्टेबल ऐसा सेक्टर बनाया जिस सेक्टर से देश के कोने कोने में डिजिटल सर्विसेज पहुंचाई जा रही है। डिजिटल इंडिया जब लॉन्च किया था 2015 में, तब हमारे ऑपोजिशन ने जिस तरह से मजाक बनाई थी, आज देखिए भारत के डिजिटल इंडिया मिशन के तहत बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे अपना 4G हो, चाहे अपना यूपीआई का पेमेंट हो, चाहे अपने जो पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बन रहे हैं उनका व्यवहार हो, देश में तो बदलाव आया ही आया है। सारी दुनिया आज उन एग्जाम्पल्स को देख रही है कि किस तरह से प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के बीच में एक ऐसी पार्टनरशिप बन सकती है जिसमें एक साधारण मनुष्य को, साधारण मानवी को ऐसी फैसिलिटी मिले जो विश्व स्तरीय फैसिलिटी हो। ये एक ऐसी पैराडाइम शिफ्ट है जो हम सबको आज हमारे सामने है। 5G रोल आउट अगले महीने ऑक्शन होने वाले हैं। कब तक उम्मीद करें कि देश 5G एक्सपीरियंस कर पाएगा? 5G का कैबिनेट ने अप्रूवल किया था कुछ ही दिनों पहले। तुरंत उसके अगले ही दिन ऑक्शन का नोटिस हुआ। पिछले 20 तारीख को प्री बिड कॉन्फ्रेंस भी हो चुकी है और 26 जुलाई के आसपास, 26 या 27 जुलाई को इसका ऑक्शन की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। मतलब ऑक्शन, फिजिकल ऑक्शन स्टार्ट हो जाएगा। कुछ ही दिनों में ऑक्शन कंप्लीट करके प्रोसेस बहुत ही ट्रांसपेरेंट और एक अच्छा सुचारू प्रोसेस है, उसके तुरंत बाद में रोल आउट स्टार्ट होगा। मुझे लगता है इस वर्ष के अंत तक देश के कई शहरों में और टाउन्स में हम 5G का प्रभाव देख सकेंगे। आमतौर पर टेलीकॉम कंपनियां बहुत पैसा बनाती दिख नहीं रही है, और ऐसे में अगर वो पैसा नहीं बनाएगी तो कंज्यूमर्स को सर्विसेज कैसे देंगी? दूसरी ओर दुनिया भर में सबसे सस्ता डेटा हिंदुस्तान में है। कैसे आप बैलेंस करेंगे कि लोगों को अच्छी सर्विसेज मिले, अच्छा अनुभव मिले, और साथ ही साथ उनका जेब का भार भी ना बढ़े? क्योंकि अभी लोगों को लग यही रहा है कि हम बातें बड़ी टेक्नोलॉजी की कर रहे हैं, लेकिन जो अभी है उसमें भी मज़ा नहीं आ रहा। अगर इंडस्ट्री सुदृढ़ रहती है, इंडस्ट्री स्ट्रांग रहती है, सेक्टर स्ट्रांग रहता है,
तो इन्वेस्टमेंट आता है तो कंज्यूमर्स के लिए एक बेटर ऑप्शन, बेटर एक्सपीरियंस बनता है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि ये पूरा का पूरा सेक्टर एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर बने। देखिए, दुनिया में मोबाइल से डेटा का कंजम्पशन का एवरेज करीब 11.6 या 11.7 GB पर मंथ है। भारत में 18 GB पर मंथ उसका आज एवरेज कंजम्पशन है। ये संभव इसीलिए हो पाया कि भारत ने इस तरह की पॉलिसीज़ बनाई मोदी जी के नेतृत्व में, जिससे आज डेटा प्रैक्टिकली एक लोएस्ट कॉस्ट है दुनिया भर में, वॉइस प्रैक्टिकली फ्री है जी। और जो एक्सपेंस है, अमेजिंग एक्सपेंस, 6-6.5 लाख के आसपास BTS होते थे 2014 में, आज करीब 25 लाख के आसपास देश भर में BTS है। आप सोचिए 4 गुना जो प्रोग्रेस हुई है, सब जगह 4 गुना के आसपास जो प्रसार हुआ है, दैट्स अमेजिंगली ह्यूज एक्सटेंशन ऑफ द टेलीकॉम सर्विसेज। इस तरह के एक्सपेंशन में कई बार और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की अभी भी ज़रूरत है, मैं मानता हूँ। और विशेषकर जो हमारे बॉर्डर एरियाज़ हैं, जो हमारे ट्राइबल एरियाज़ हैं, उसके लिए अभी हम बहुत जल्दी एक सैचुरेशन स्कीम लेके आ रहे हैं, जिसमें जो भी गांव आज तक भी अनकवर्ड है, उस गांव तक हम कवरेज पहुंचाएं और साथ ही साथ जितना हो सके फाइबराइजेशन हो टावर्स का, जिससे कि क्वालिटी ऑफ सर्विस इम्प्रूव हो। मंत्री जी, जैसा आपने कहा कि ये ऐसा सेक्टर है जहाँ बहुत ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत है, लंबे समय तक निवेश रखना पड़ता है। शुरुआत में किसी बिजनेस में जब प्राइवेट सेक्टर ना आए तब सरकार उसमें निवेश करे, समझ में आता है, लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग है, क्या आपको लगता है कि ये सही वक्त आ चुका है जब सरकार को सरकारी कंपनियों को टेलीकॉम सेक्टर से पूरी तरह से निकल जाना चाहिए, इससे पहले कि उनका मार्केट शेयर पूरा खत्म हो जाए या फिर वो भारी भरकम नुकसान करें? नहीं, हम ऐसा नहीं मानते। हमारी पॉलिसी एकदम क्लियर है जी। कि टेलीकॉम एक स्ट्रैटेजिक सेक्टर है। इस स्ट्रैटेजिक सेक्टर में नेशनल सिक्योरिटी का एक ऐसा इम्पॉर्टेंट एंगल है जिसमें प्योरली मार्केट फोर्सेस पे इस सेक्टर को नहीं छोड़ सकते। एक स्टेबलाइजिंग फोर्स इसमें लाना ज़रूरी है। इसीलिए BSNL को 2019 में एक तरीके से रीस्ट्रक्चर किया गया, जिससे BSNL आज आपको सबको जान के खुशी होगी, अभी BSNL ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आ गया है कई वर्षों के बाद में। पिछले वर्ष BSNL ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसको कहते हैं EBITDA पॉजिटिव पोजीशन में आया है। अब इसको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए और इस बैलेंस शीट को स्ट्रेंथन किया जाए, BSNL की सर्विसेज में सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो हमारा स्पष्ट मत है, स्पष्ट पॉलिसी है सरकार की कि BSNL एक ऐसी संस्था है जो पब्लिक सेक्टर में रहेगी और इसको हम एक स्टेबलाइजिंग फोर्स की तरह इसका उपयोग रहेगा मार्केट में। अब आपके दूसरे बड़े मंत्रालय पर आता हूँ, रेलवेज़, जो इस वक्त बड़ा सुर्खियों में है, उन कारणों की वजह से जो शायद हम देखना नहीं चाहते हैं। जब कभी भी देश में कुछ उत्पात, दंगा, इस तरह की प्रदर्शन वाली चीज़ें होती है, देश में बहुत सारे वीर ऐसे पैदा होते हैं जो रेलवे को ही अग्नि संस्कार करने के मूड में बन जाते हैं और वहीं पर सबसे पहला काम होता है। हर बार रेलवे की संपत्ति को जो निशाना बनाया जाता है हर तरह के प्रदर्शन में, उसको लेकर आपके क्या थॉट्स हैं? इससे निपटने का क्या उपाय है? कई सारे उपाय किए गए और आपकी बात सही है। मैं देश के सभी नौजवानों से और सभी से मैं निवेदन भी करना चाहूँगा कि रेलवे आपकी स्वयं की संपत्ति है, राष्ट्र की संपत्ति है, और जो जनमानस, जो बिल्कुल गरीब से गरीब तबका भी रेलवे के उपयोग से ट्रांसपोर्टेशन की, यातायात की सुविधा प्राप्त करता है। कहीं सर यही सोचकर तो लोग अपनी संपत्ति को आग नहीं लगा रहे हैं कि ये तो क्यों हमारी अपनी है। क्यों इसको तोड़फोड़ करें? सबसे निवेदन है ऐसा न करें। लेकिन साथ ही साथ जहाँ पर भी रेलवे की संपत्ति पे अटैक किया जाएगा वहाँ पे स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल एक्शन लिया जाएगा। अभी पिछले जो उपद्रव हुए जी, उसमें कई लोगों को अरेस्ट किया गया है, बहुत सारी जगह केस फाइल किए गए, और जो रेलवे की प्रोटेक्शन फोर्स है उसका कंप्लीट रीवैम्प अप किया जा रहा है। पिछले काफ़ी लंबे समय से इसमें परिवर्तन लाए गए। राइट गियर पहनना, आंसू गैस का व्यवहार करना, रबर बुलेट्स का व्यवहार करना, रैपिडली डिप्लॉय करना, इन सब चीज़ों को जैसे एक फोर्स की तरह रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को एक नए तरीके से और इसको मजबूत किया जाएगा।
एक बात के लिए मैं आपको ज़रूर कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा कि रेलवे में यात्रा करने का जो एक अनुभव है वो काफ़ी बेहतर हुआ है लोगों का, चाहे वो समय पर चलने के लिहाज से हो या साफ़ सफाई के लिहाज से। क्योंकि रेलवे में पहले सबसे बड़ी समस्या लोगों को यही रहती थी कि इतनी गंदी ट्रेन से कि आपको ट्रैवल करने का मन नहीं करता, लेकिन वो चीज़ें अब काफ़ी बदली है। अब भी काफ़ी कुछ करना बाकी है। रेलवे के मॉडर्नाइजेशन को लेकर और रेलवे के एक्सपांशन को लेकर सरकार के क्या बड़े प्लान्स हैं? 4 बड़े पहलू हैं। सबसे पहला, मॉडर्न ट्रेन्स हमारी जो टेक्नोलॉजी 1960-1970 की टेक्नोलॉजी है उसको चेंज करके आधुनिक आज की टेक्नोलॉजी की जैसी समकक्ष, यूरोप के समकक्ष हो, विश्व के किसी भी देश के समकक्ष हो, वैसी टेक्नोलॉजी सबसे पहला। दूसरा, रेलवे स्टेशंस का पुनर्निर्माण, रीडेवलपमेंट माने जस्ट सिंपल छोटा मोटा डेवलपमेंट नहीं, कंप्लीट रीडेवलपमेंट। शहर का एक इंटीग्रल पार्ट बने रेलवे स्टेशन, इस तरह का बने कि शहर को जोड़े, शहर का एक प्रोमिनेंट सिटी सेंटर बने। तीसरा, सेफ्टी पे इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, कवच की टेक्नोलॉजी जो कि रेलवे के ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन को एक बहुत ही नए लेवल पे लेके जाता है, उसका मैसिव तौर पे उसका एक्सपेंशन। चौथा, नेटवर्क को बहुत सारे जो अनकवर्ड एरियाज़ हैं आज भी उन सब तक पहुंचाना। तो इस तरह से एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में रेलवे का मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है, रेलवे का एक्सपेंशन किया जा रहा है। और पिछले वर्ष का जो इन्वेस्टमेंट रहा और उससे पहले आप देखिए 2014 से पहले रेलवे में इन्वेस्टमेंट होता था मात्र 40-45 हज़ार करोड़ साल का। इतने बड़े नेटवर्क के लिए 40-45 हज़ार करोड़ से क्या कोई इम्प्रूवमेंट हो सकता है? मोदी जी ने आके तुरंत सबसे पहले उस रेलवे के इन्वेस्टमेंट को 40-45 से बढ़ा के 80 हज़ार 90 हज़ार पे लेके आए। जब रेलवे की एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी बढ़ने लगी तब 80 हज़ार 90 हज़ार को लेके आए 1,07,000 1,10,000 पे लेके आए। पिछले बजट में प्रधानमंत्री जी ने रेलवे को 1,37,000 करोड़ का कैपिटल इन्वेस्टमेंट का बजट दिया। बुलेट ट्रेन्स बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और जिस तेज़ स्पीड से हम उम्मीद करते हैं कि बुलेट ट्रेन चलेगी, उतनी ही धीमी स्पीड से इस प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। डेडलाइंस आगे बढ़ रही हैं। कब हम हकीकत में बुलेट ट्रेन्स को हिंदुस्तान में चलते हुए देखेंगे सर, दौड़ते हुए देखेंगे? मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ कि धीमी गति से काम चल रहा है। आप देखो, आज करीब करीब 15 किलोमीटर प्रति माह, 15 किलोमीटर्स पर मंथ, हर 40 मीटर पे एक स्पैन है। तो 15 किलोमीटर का कितने पिलर्स, कितनी फाउंडेशंस, कितने पियर्स हर महीने कास्ट हो रहे हैं। साथ की साथ नदियाँ हैं जिनके ऊपर पुल, आप जाके देखिए, आपके कुछ साथी अभी कुछ दिनों पहले मेरे साथ गए थे, रविंदर जी वगैरह, जाके देखिए कितनी तेज़ी से उस पर काम चल रहा है। मतलब जापानीज़ जो हमारे इसमें टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर है, टेक्नोलॉजी पार्टनर्स हैं, वो लोग आश्चर्यचकित है कि इतनी तेज़ी से भी काम चल सकता है। एक समय लगता है उसके डिज़ाइन को फाइनलाइज करने में, वो समय लगा शुरू में ज़रूर, लेकिन उसके बाद में जब एक बार चीज़ें फाइनलाइज हो गई तब एग्जीक्यूशन एब्सोल्युटली रैपिड पेस पे चल रहा है। मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस है कि 2026 तक पहली ट्रेन अपने सूरत से बेलीमोरा के बीच में सेक्शन में चल पड़ेगी। पर उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या बात है, किसी भी देश में इस तरह की जब टेक्नोलॉजी आती है तो कई तरह के चेंजेस आते हैं। क्या चेंजेस आते हैं? चेंजेस आते हैं काम करने के तरीके में, चेंजेस आते हैं आप कैसे रैपिड प्रोग्रेस कर पाओ बड़े प्रोजेक्ट में, उसके तरीके में। चेंजेस आते हैं टेक्नोलॉजी में। आज जिस टेक्नोलॉजी से ये पिलर्स बन रहे हैं वो टेक्नोलॉजी अपने देश में अब एब्जॉर्ब हो गई है, हम सीख चुके हैं उस टेक्नोलॉजी को। तो भविष्य में जितने भी नए कॉरिडोर बनाने होंगे तो उसमें कितनी इसकी इम्पोर्टेंस होगी वो आप अनुभव कीजिए। आप देखिए, इसमें गर्डर इस तरह से लॉन्च किए गए हैं कि जैसे 2 पिलर्स हैं, 2 पिलर के ऊपर, पिछले पिलर के ऊपर एक गर्डर रखा हुआ है, मशीन आती है उसके ऊपर ही 216 चक्के की गाड़ी, 216 चक्के की गाड़ी आती है, गर्डर को लेके आती है और बड़ी सी विशाल क्रेन है जो कि 1100 टन के गर्डर को एक साथ उठाती है और 2 पिलर्स के बीच में एकदम रख देती है। आप इमेजिन कीजिए कितना इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। और इसमें पहली मशीन बाहर से लाए, उसके आगे की सारी मशीनें भारत में बनी। आप सोचिए इसकी इम्पोर्टेंस, इसका जो दूरगामी इम्पैक्ट है देश की रेलवे टेक्नोलॉजी पे, वो देखिए आप।
IITian हैं और MBA भी हैं, तो जवाब तो आप परफेक्ट दे ही देंगे कि किस तरह से स्पीड से काम चल रहा है। आप कह रहे हैं कि 2026 में हम देख लेंगे कम से कम एक बार ट्रेन, बुलेट ट्रेन को चलते हुए, राइट सर? डेफिनेट। चलिए, रेलवे की सुविधाएं बढ़ रही है, लेकिन साथ साथ में थोड़ा रेलवे महंगा भी होता दिख रहा है। अगर आपको तत्काल में यात्रा करनी हो, प्रीमियम तत्काल में यात्रा करनी हो, अब वो किराए के मामले में थोड़ा रेलवे पहले जैसा नहीं रहा, तो क्या लोगों को थोड़ी, इस बार बजट आने वाला है, कोई राहत मिलेगी? मुझे बड़ी आश्चर्य लगा आपका प्रश्न सुन के। पिछले कई वर्षों में रेलवे ने कभी यात्री किराया बढ़ाया नहीं है। किराया बढ़ाने की बात नहीं है, लेकिन अलग अलग तरह के जो सेवा शुल्क हैं, कहीं न कहीं वो इनडायरेक्टली, या फिर आप तत्काल में टिकट्स करवाएं, नहीं, जो देखिए, प्रीमियम कैटेगरी में है उनमें करवाएं। देखिए, आज भी रेलवे की पैसेंजर सर्विसेज पे अगर 100 रुपये का खर्चा आता है तो रेलवे मात्र 45 या 46 रुपये लेती है, यानी 55% डिस्काउंट हर पैसेंजर सर्विस पे ऑलरेडी है। रेलवे का पैसेंजर सर्विसेज पे सब्सिडी का अमाउंट आप जानोगे तो आश्चर्यचकित रहोगे। इमेजिन कीजिए कितना हो सकता है। 65,000 करोड़ रुपीस रेलवे का पैसेंजर्स के लिए सब्सिडी है। तो क्यों, ऐसा क्यों है? इसका कारण है कि रेलवे एक ऐसी सुविधा है जो आम जन के लिए, जो साधारण मानवी के लिए, इसीलिए बहुत लंबे वर्षों तक पैसेंजर फेयर्स बढ़ाए नहीं गए और हाईली सब्सिडाइज्ड है, सभी के लिए सब्सिडाइज्ड है। अब इसके बावजूद भी और कोई अगर सब्सिडी देना, मुझे नहीं लगता कि ये सस्टेनेबल कहीं से होगा। ठीक बात है। चलिए, तो मैं इस सवाल को दूसरी तरह से पूछता हूँ कि पहले तो रेलवे बजट अलग से आता था तो हमें पता चलता था पूरी तरह से, अब साथ में यूनियन बजट के साथ आता है। कब तक रेलवे प्रॉफिटेबल हो जाएगी? ये बड़ा फोकस है। देखिए, रेलवे बजट जब अलग था तब उस बजट में अलग होने के कारण देश में, मतलब जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट बाकी सब सेक्टर्स में होता था, जैसे हाईवे में हुआ, वो सब इन्वेस्टमेंट कभी भी रेलवे में नहीं हो पाया। मोदी जी ने आके सबसे पहले रेलवे बजट को आम बजट के साथ जोड़ा। अब इस जोड़ने की प्रक्रिया में क्या हुआ, रेलवे में जो इन्वेस्टमेंट लाना चाहिए वो बढ़ा। तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जो प्रोसेस का रिजल्ट अच्छा आने लगा है। रही बात प्रॉफिट की, मुझे लगता है कि अगर इस साल नहीं तो अगले साल डेफिनेटली रेलवे एक ब्रेक इवन कर पाएगा। बहुत भाड़े तो बढ़ाने नहीं है, किराया तो बढ़ाना नहीं है, इस भावना से हम काम भी नहीं कर रहे। तो आपने अभी से हमें एक वो हेडलाइन दे दी कि अगले बजट में भी रेलवे का किराया नहीं बढ़ेगा और अगले साल तक रेलवे प्रॉफिटेबल आने की पूरी संभावना है। अब आता हूँ आपकी एक और मिनिस्ट्री पर, जो कि जिसने दुनिया भर में बड़ा नाम कमाया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT इंडस्ट्री। हिंदुस्तान की कंपनियाँ विदेश में हमारी इमेज बड़ी बनाने में भी मदद कर रही है और साथ ही डॉलर्स भी लेकर आ रही है, फॉरेन एक्सचेंज भी काफ़ी कमा कर दे रही है, लेकिन अब भी सुपर जायंट बनने से काफ़ी दूर है। टॉप 10 वर्ल्ड में हमारी कंपनियां बन पाएँ, इसके लिए सरकार क्या कुछ कर रही है IT इंडस्ट्री के लिए? IT इंडस्ट्री में पिछले 8 वर्षों में एक फंडामेंटल चेंज आया है। जब आप देखो 10 वर्ष पहले की बात देखो, 10 वर्षों पहले भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्या थी? प्रैक्टिकली मिनिस्क्यूल, कुछ भी नहीं था भारत में। लोग कहते थे क्या भारत में कभी मोबाइल बन सकता है जी। इस तरह की बातें होती थी कि हाँ, हम बहुत बड़ा यूज़र बेस होंगे लेकिन हम मोबाइल कभी नहीं बना पाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की कल्पना करना भी डिफ़िकल्ट होता था। आज कितनी है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की वैल्यू? $76 बिलियन। $76 बिलियन। कितने लोग इसमें रोजगार, कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है? 25 लाख लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में आज रोजगार मिल रहा है। और ये इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग डबल डिजिट ग्रोथ पे चल रही है, डबल डिजिट। अगले 5 वर्षों में $300 बिलियन तक पहुंचने की पूरा इसी रास्ते, यानी 25 लाख करोड़ की इंडस्ट्री ये बनने जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में एम्प्लॉयमेंट आज के 25 लाख से करीब करीब 1 करोड़ पहुंचेगा अगले 5 सालों में, जिस तेजी के साथ इसकी ग्रोथ हो रही है। तो ये एक ऐसी अप्रोच है प्रधानमंत्री जी की कि जब स्टार्टअप इंडिया की बात करते थे तो ऑपोजिशन कहता था कि क्या है ये सब जुमले हैं। आज देखो 102 यूनिकॉर्न्स देश में है। आप सोचो पूरे यूरोप में कितने हैं, अंदाज लगाइए।
मात्र 27, पूरे यूरोप में मात्र 27 यूनिकॉर्न्स है। भारत में कितने? 102, 100 से ज़्यादा। कोविड के बाद जो ग्लोबल सप्लाई डिस्ट्रप्शन हुआ, सेमीकंडक्टर्स की कमी हुई, इलेक्ट्रॉनिक्स के जो भी इक्विपमेंट्स हैं उनकी कमी हुई, और अब हमें भी समझ में आता है China+1 पॉलिसी पूरी दुनिया में छाई हुई है। तो क्या कुछ बड़ा हम होते हुए देख सकते हैं जिससे कि हिंदुस्तान न सिर्फ आत्मनिर्भर बने इस इलेक्ट्रॉनिक्स के और सेमीकंडक्टर्स के मामले में, बल्कि हम पूरी दुनिया की एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन पाएँ यहाँ पर? इसके लिए सरकार क्या करने जा रही है? डेफिनेटली हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर का एक बहुत बड़ा हब बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो स्टेप्स अब तक लिए गए उनके परिणाम आप सबके सामने हैं। हम सब ने अभी जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की बात की, इसके रिजल्ट्स हमने देखे हैं। अब सेमीकंडक्टर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम 1 जनवरी इस साल के हमने सरकार ने अपलोड की है। प्रधानमंत्री जी ने 15 दिसंबर को उसका अप्रूवल किया था पिछले साल। इतना गजब का रिस्पांस आया, इतना अच्छा रिस्पांस आया देश भर से, दुनिया भर से, कि मुझे पूरा विश्वास है इस वर्ष के अंत तक हम लोग पहली सेमीकंडक्टर फैब की अग्रीमेंट हम लोग साइन कर सकेंगे और अगले वर्ष के आरंभ में फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। और अगले जनरली इस तरह के प्रोजेक्ट में 3 से 4 वर्ष लगते हैं, लेकिन तेज़ी से उस पर मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे 2-2.5 वर्षों के अंदर अंदर ही पहली चिप निकले। मैं आपको बहुत खुशी के साथ बताना भी चाहूँगा, दुनिया में सेमीकंडक्टर की टेक्नोलॉजी का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो है बेल्जियम की एक संस्था है, 40 वर्ष पुरानी संस्था, उसको कहते हैं IMEC, IMEC बेल्जियम ने भारत के सेमीकंडक्टर प्रोग्राम को पूरी तरह से सपोर्ट करने का निर्णय लिया है। तो ये एक ऐसी जर्नी है, ये एक ऐसी जर्नी है जिसका दूरगामी इम्पैक्ट रहेगा। सेमीकंडक्टर आया तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में उसका एक सुपर मल्टीप्लायर इम्पैक्ट है। आप देखिए, देश में करीब करीब 50,000 के आसपास सेमीकंडक्टर डिज़ाइनर्स हमारे हैं जो दुनिया की विभिन्न प्रकार की कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं, दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स डिज़ाइंस पे काम कर रहे हैं। अब उन्हीं में से नए डिज़ाइन स्टार्टअप्स निकल रहे हैं, हमारे पास कई एप्लीकेशंस आ चुकी है। वो एक ऐसी प्रक्रिया है कि देश में हमारे ब्रेन पावर से, हमारे टैलेंट से एक ऐसी प्रक्रिया चालू हो रही है जिससे कि कई वर्षों तक हम लीडरशिप में रह सकेंगे। हमें देश में सबसे ज़्यादा डॉलर्स की ज़रूरत या तो क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करने में लगती है, जो हम हमारे हाथ में नहीं करना ही है। गोल्ड हमारा बड़ा चहेता है जो हम इंपोर्ट करते हैं। तीसरी सबसे ज़्यादा इंपोर्ट की जाने वाली चीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, मोबाइल्स, गैजेट्स, कंप्यूटर्स। क्या हम ये सोच सकते हैं कि कभी वो दिन आएगा हिंदुस्तान में जब हम बाहर से सारे मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स इंपोर्ट करना बंद कर देंगे और सिर्फ हिंदुस्तान के ये सारे गैजेट्स हम यूज़ करेंगे? बड़ी आसानी से, देखिए ना, ऑलरेडी मोबाइल के हम बहुत बड़े एक्सपोर्टर बन चुके हैं। अभी मुझे एग्जैक्ट आपको नंबर मैं बता सकता हूँ, करीब करीब 5 या 6 बिलियन डॉलर के हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक इसमें, मोबाइल फ़ोन्स में। तो ऑलरेडी मोबाइल फ़ोन के एक्सपोर्टर तो हम बन चुके हैं। बाकी सब जितने अप्लायंसेस, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, अप्लायंसेस हैं, उसका भी, हार्डवेयर का, विशेषकर लैपटॉप्स का, सर्वर्स का, उस पर भी बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। उसमें भी हम एक मेजर मैन्युफैक्चरिंग हब बन के उभर रहे हैं और उसके एक्सपोर्टर्स भी बनेंगे। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान इस मामले में आत्मनिर्भर नहीं होगा बल्कि पूरी तरह से आगे भी। अच्छा, आखिरी सवाल सर, आप जी और सीमेंस जैसी कई विदेशी कंपनियों में काम कर चुके हैं, राइट? मार्मागांव पोर्ट ट्रस्ट जैसे सरकारी कंपनियों में उच्च पदों पर रह चुके हैं। आपने IAS भी कर लिया, मंत्री भी बन गए। अब अनफिनिश्ड एजेंडा क्या है अश्विनी वैष्णव साहब का? देश की सेवा करते रहना। और उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत बहुत शक्ति मिले देश की सेवा करने के लिए। सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी मीडिया से बातचीत करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।